He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा है आप लोगों ने? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का पूरा नाम क्या होता है? नॉर्मली जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्मा से। इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको ए नॉट कर देता हूं अभी समझने के लिए। और दूसरा होता है ट्रू स्ट्रेस, इसको मैं सिग्मा टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और ट्रू स्ट्रेस को हम लिखते हैं एफ डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और फोर्स डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कहते हैं ट्रू स्ट्रेस। क्या अंतर हुआ दोनों में? ए नॉट और ए आई सेम नहीं होगा, क्यों? देखो, हाँ 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 हाँ, एक बॉडी है, मान लो इसमें मैं टेंसाइल लोड लगा रहा हूं, इसका एरिया ए नॉट था। अब जैसे जैसे मैं लोड को इंक्रीज कर रहा हूं, टेंसाइल लोड मैं इस पर लगा रहा हूं, जैसे जैसे मैं लोड को इंक्रीज कर रहा हूं, एरिया पर कुछ चेंज होगा क्या? एरिया पर चेंज होगा। लेकिन जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट उसका मतलब होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जब हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम उस चेंज ऑफ एरिया को कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर हुआ बात? तो दो टाइप की स्ट्रेस हो गई, एक ट्रू स्ट्रेस और दूसरी हुई इंजीनियरिंग स्ट्रेस। एक्चुअल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी? ट्रू स्ट्रेस के बराबर होगी, क्योंकि स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय जो एरिया उसको रजिस्ट कर रहा है, और जैसे जैसे आप इलोंगेट कर रहे हो वो एरिया डिक्रीज होता जा रहा है, करेक्ट है। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकाल रहे हो तो आप चेंज इन एरिया को कंसीडर नहीं कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम पढ़ते हैं उसका एक्चुअल या पूरा नाम जो है वो है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। What is engineering stress? Force upon initial cross section area. And what is strain? What is strain? Change in length divided by the initial length. करेक्ट है? तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या हुआ? एफ बाई ए नॉट स्ट्रेस वर्सेस चेंज इन लेंथ अपॉन एल नॉट। व्हाट इज एल नॉट? व्हाट इज ए नॉट? एरिया। तो it is a constant and this is also a constant. तो बेसिकली जब मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं फोर्स वर्सेस लेंथ, चेंज इन लेंथ का डायग्राम।
यहां पे हम सिर्फ दो चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक फोर्स को और चेंज इन लेंथ को। अगर ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करना होता तो मेरे को क्या करना पड़ता? तो उसके लिए मेरे को चेंज ऑफ एरिया को भी रिकॉर्ड करना पड़ता। लेकिन यहां पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फोर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो ए नॉट में एरिया में जो चेंज हो रहा है मैं उस पर चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं इनिशियल एरिया ले रहा हूं वर्सेस एल अपॉन एल नॉट, राइट। चलिए, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, इट इज नोन एज द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। चलिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन। क्या हो गया बेटा, इधर बात करो। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन। आप किसी भी किताब में देखेंगे तो जो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया होता है वो माइल्ड स्टील के लिए दिया होता है। कारण यह है कि माइल्ड स्टील में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स मेरे को क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, इसलिए समझाने के लिए हम माइल्ड स्टील का ही एग्जांपल लेते हैं। सारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसे ही बनेंगे जरूरी नहीं है। चलिए, हम माइल्ड स्टील को समझते हैं। यहां पे हमको सारे की पॉइंट्स जो हैं वो हमको दिखाई दे जाते हैं। तो एक साइड पे मैंने रखा स्ट्रेस एंड ऑन द अदर साइड देयर इज स्ट्रेन। स्ट्रेस है एफ अपॉन ए नॉट, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेसिकली मैं यहां पे एफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यहां पे मैं चेंज इन लेंथ को ले रहा हूं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को मिलते हैं वो पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, अब पॉइंट वन को हम कहते हैं, पॉइंट वन इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट? up to point A, up to point 1, stress is directly proportional to strain. करेक्ट है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हटाते हैं तो ये हमको मिल जाता है सिग्मा इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस E मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन। E is known as Young's modulus of elasticity. Young's modulus. देखो, पॉइंट वन तक अगर अपन देखें तो अपने को स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मिल रहा है। करेक्ट है। चलिए, अब पॉइंट टू को हम कहते हैं,
पॉइंट 2 को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट? यहां तक, इस पॉइंट तक देयर विल बी नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और देयर विल बी नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। There will be no permanent deformation. नो परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने लोड पॉइंट 2 के नीचे रखा और लोड को आपने रिमूव कर दिया, तो लोड को रिमूव करने के बाद आपका वापस बार L नॉट की लेंथ पे वापस आ जाएगा। इसके बियॉन्ड अगर आपने डिफॉर्म किया है तो उस वहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, यानी कि जब आप लोड को रिमूव करोगे तो मेरा बार L नॉट लेंथ को अचीव नहीं कर पाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, पॉइंट 3 is known as upper yield point. Point 4 is lower yield point. अब कैसे डिफाइन करोगे आप अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट को? दिस पॉइंट 3 इज अपर यील्ड पॉइंट। क्या आपको फील हो रहा है पॉइंट 3 पे क्या हो रहा है? देखो बच्चों, अगर आप पॉइंट 3 से पहले हो तो अगर आप इलोंगेशन को बढ़ाओगे तो बॉडी उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स को बढ़ा रही है, यानी कि स्ट्रेस बढ़ रहा है। लेकिन पॉइंट 3 के बाद आप देखो डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही। बात समझ में आई? देखो क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। तो आप यहां पे देखो कि पॉइंट 3 से पहले अगर आप डिफॉर्मेशन बढ़ा रहे थे तो बॉडी उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स को बढ़ा दे रही थी, यानी कि स्ट्रेस बढ़ रहा था। यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे अगर आप पॉइंट 3 के बाद अगर आप देखते हो तो बिना हमारा डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है लेकिन बॉडी का रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, यानी कि पॉइंट 3 के बाद बॉडी डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, वो प्लास्टिक की तरह फ्लो कर रही है। बात समझ में आ रही है? चलिए, पॉइंट 4 के बाद क्या हो रहा है? हाँ, पॉइंट 4 के बाद जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। अब 3 से 4 तक का फिनोमिना अगर समझना है मेरे को तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा एटॉमिक लेवल पे। ये फिनोमिना जो 3 से 4 तक का हो रहा है, इस फिनोमिना को समझने के लिए हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा, हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो एज सच अगर मैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की बात करूं तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के लिहाज से 3 से 4 का फिनोमिना समझना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन आगे हम मटेरियल साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे और मटेरियल साइंस बेसिकली डील्स एट द एटॉमिक लेवल। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली 3 से 4 तक क्या हो रहा है। कोई बॉडी जिसमें कोई भी क्रिस्टल डिफेक्ट ना हो, उस बॉडी को शीयर ऑफ करने के लिए, एक बॉडी जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो तो उसका थियोरेटिकल शीयर स्ट्रेंथ जो होगा वो G/2 होता है। G/2 इज द थियोरेटिकल शीयर स्ट्रेंथ। अगर हम स्टील की बात करें, एग्जांपल देखते हैं हम, अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील के लिए G कितना होता है? इन द रेंज ऑफ
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। हाँ, चलो डिपेंड करेगा उसके कंपोजिशन पे, मोटा मोटी अपन 80 गीगा पास्कल के आसपास होता है। जी को हम 80 गीगा पास्कल मान लेते हैं, करेक्ट है। जी को अगर हम 80 गीगा पास्कल मान ले तो उसकी थियोरेटिकल शियर स्ट्रेंथ स्टील की कितनी होनी चाहिए बताओ? 80 डिवाइडेड बाई 2 पाई कर दो। ट्वेल्व पॉइंट 73 क्या 73 के आगे बताओ? 12730 मेगा पास्कल, 12730 मेगा पास्कल, ये स्टील की थियोरेटिकल शियर स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी। लेकिन स्टील की जो शियर स्ट्रेंथ होती है इट इज अराउंड 200 मेगा पास्कल। बारह हजार सात सौ तीस मेगा पास्कल मेरे को स्टील की स्ट्रेंथ मिलेगी कब? जब परफेक्ट होगा, उसमें कोई क्रिस्टल डिफेक्ट नहीं होगा, करेक्ट है। लेकिन क्रिस्टल में डिफेक्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं डिसलोकेशन। वो डिसलोकेशन के मूवमेंट के कारण, डिसलोकेशन के प्रेजेंट के कारण जो एक लेयर होती है वो दूसरी लेयर के ऊपर आसानी से स्लिप कर जाती है। डिसलोकेशन समझ लो कि दो लेयर के बीच में रोलर का काम कर रही है, जिसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से आसानी से स्लिप होकर शेयर ऑफ हो जाती है। तो बच्चों, अगर कोई डिफेक्ट नहीं होता क्रिस्टल में तो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी 12730, 12000 मेगा पास्कल के अराउंड, है ना। लेकिन एक्चुअल है 200 मेगा पास्कल, क्योंकि डिसलोकेशन जो है वो शीयरिंग मतलब क्या होता है? एक लेयर का दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करना, तो शीयरिंग को आसान कर देते हैं, राइट। अब इधर आओ। अब जब आप बॉडी में डिफॉर्मेशन बढ़ाओगे तो बॉडी में डिफेक्ट की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? डिफेक्ट की संख्या बढ़ेगी। तो दोस्तों, जब आप पॉइंट 3 तक पहुंचते हो तो डिसलोकेशंस की संख्या सफिशिएंटली हाई हो जाती है, जिसकी वजह से स्लिप जो है वो आसान हो जाता है, यानी कि बॉडी जो है वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही। क्लियर हुआ? पॉइंट 3 के बाद बॉडी ने रेजिस्टेंस ऑफर करना बंद कर दिया क्योंकि डिसलोकेशंस ज्यादा हो गए, करेक्ट है। 3 से जब मैं 4 जाऊंगा तो डिसलोकेशन पर क्या असर पड़ेगा? कम होते जाएंगे। कैसे बेटा? बॉडी डिफॉर्म होगी तो डिसलोकेशन बढ़ेंगे कि कम होंगे? तो भाई साहब, जब आप 3 से 4 जा रहे हो तो डिसलोकेशन कम नहीं होंगे। जैसे जैसे आप डिफॉर्मेशन बढ़ाओगे डिसलोकेशंस बढ़ेंगे। तो 4 पे तो डिसलोकेशन की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ जाने वाली है, राइट। 3 पे डिसलोकेशन सफिशिएंटली हाई थे तो बॉडी कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पा रही थी। 4 पे पहुंचा तो डिसलोकेशंस क्या हुए? कम हुए कि बढ़ गए? खतरनाक तरीके से बढ़ गए। इतने बढ़ गए कि अब बॉडी वापस रेजिस्टेंस ऑफर करने लगी और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है बॉडी अब। ऐसा कैसे? पहले मैं आपको बोला कि डिसलोकेशन बढ़ गया इसलिए बॉडी का स्ट्रेंथ खत्म हो गया, बॉडी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही है। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस डिसलोकेशन इतने बढ़ गए हैं कि बॉडी अब वापस पहले से ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। ऐसा क्यों हुआ? देखो, समझो इस चीज को। हाँ, वही वही समझ रहे हैं कि स्ट्रेन हार्डनिंग एक्चुअली होती क्या है, हो रही है। टर्म उसके लिए वही है, स्ट्रेन हार्डनिंग। पर बात हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेन हार्डनिंग होती क्यों है। मान लो कि मेरे पास एक जार है, उस जार में मैंने एक कांच की गोली, एक मार्बल डाल दिया। अब मैं उस जार को हिलाऊंगा, आवाज आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? अब 2 गोली इसमें और डाल दी, अब हिलाऊंगा तो पहले की तुलना में ज्यादा आवाज आएगी, करेक्ट है। अब उस जार को मैं कांच की गोलियों से भर दूं, अब क्या होगा?
आएगी नहीं, आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी। क्यों नहीं आई? जब एक गोली थी तो आवाज आ रही थी, दो में ज्यादा आवाज आई, और जब पूरा भर गया तो कोई आवाज नहीं आ रही। क्यों? तो क्या हुआ? पहले आवाज क्यों आ रही थी? क्योंकि एक गोली जो थी वो रैंडम मोशन कर रही थी। जब आपने दो गोलियां डाल दी तो रैंडम मोशन और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जब आपने उसको कंप्लीटली फिल कर दिया तो एक गोली के मोशन को दूसरे गोली ने रोक दिया, तो अब बॉडी का जो रैंडम मोशन था वो रुक गया। राइट? तो यहां पे क्या हुआ कि जब आप 3 पे पहुंचे तो डिसलोकेशन सफिशिएंटली हाई हो गए थे, जिसकी वजह से एक लेयर का स्लिप जो है वो आसानी से बढ़ गया। लेकिन जब आप 4 पे पहुंच रहे हो तो इतने डिसलोकेशंस हो गए हैं कि एक डिसलोकेशन का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है दूसरे डिसलोकेशन के मूवमेंट के कारण। यानी कि मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन जो है वो 0.4 पे जाके अब रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो गया। इज दैट क्लियर? दिस फिनोमिना इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग। इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। अब मान लो मैं लोड हटा दूं, लोड हटा दूं तो क्या होगा? डिसलोकेशन खत्म हो जाएंगे क्या? डिसलोकेशन जो क्रिएट हो गया उसको हटाने के लिए मेरे को हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं जाके उसको हटा सकता हूं, अदरवाइज वो डिसलोकेशन रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी बॉडी को स्ट्रेन हार्डन कर देते हो तो लोड को हटाने के बावजूद भी उसकी स्ट्रेंथ अब पहले की तुलना में ज्यादा रहेगी। और ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है प्रोडक्शन में। आपने मशीनिंग करी है? मशीनिंग करी है कभी लैब में, वर्कशॉप में किया है मशीनिंग? कभी देखा होगा टर्निंग शॉप में। एक मेरे पास ये बार है, इसको मैं टर्न किया, इसमें चिप निकली। किसकी हार्डनेस ज्यादा होगी, बार की या चिप की? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेन हार्डन हो चुका है। चिप कब फॉर्म हुई? जब मटेरियल का शियर फेलियर हुआ। तो शियर फेलियर होने से पहले ये वाले रेंज से तो गुजरा ही होगा वो। इज दैट क्लियर? तो जो मेरे को चिप मिल रही है दैट इज स्ट्रेन हार्डन। तो चिप की जो हार्डनेस होगी वो आपके वर्क पीस की हार्डनेस की तुलना में ज्यादा होगी। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। खैर, ये स्ट्रेन हार्डनिंग का हमारे मॉस से कोई लेना देना खास नहीं है। जब अपन प्रोडक्शन में जाएंगे वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, अब चार जो है वो लोअर यील्ड पॉइंट है, और लोअर यील्ड पॉइंट के बाद बॉडी वापस स्ट्रेंथ गेन कर रही है। बात समझ में आ रही है? 0.5 को हम कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट, और 0.6 इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। मेरे को एक चीज समझाओ यार, तुम लोग को समझ में आ गया सब? जितना तुम लोग को समझ में आया डायग्राम, मेरे को समझा दो जरा। हाईएस्ट, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस कौन से पॉइंट पे है? 5, 5 पे है। देखो ये बेसिकली क्या है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है। तो ये डायग्राम बनता कहां पे, कौन सी मशीन पे बनता है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन सबसे ज्यादा फोर्स कौन से पॉइंट पे लगा रही है? 0.5 पे। लेकिन बॉडी फेल कहां पे हो रही है? जहां पे कि फोर्स 5 की तुलना में कम है। अब मेरे को ये समझा दो कि जब ज्यादा लोड पे बॉडी फेल नहीं हुआ तो कम लोड पे कैसे फेल हो गया? यहां पे कोई माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना नहीं है, सब मैक्रोस्कोपिक है, MACRO, एटॉमिक लेवल पे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में दिमाग लगाओ, आंसर मिल जाएगा। उससे क्या होगा? तो उससे क्या हो गया? देखो बच्चों, ये डायग्राम आप बना रहे हो किस फॉर्मूले से बना रहे हो? फोर्स डिवाइडेड बाय कौन सा एरिया? ओरिजिनल एरिया। यानी कि चेंज इन एरिया को यहां पे आप कंसीडर कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। यहां पे जब आप पहुंचते हो तो यहां पे एक फिनोमिना होता है, उसको हम कहते हैं नेक फॉर्मेशन। नेक फॉर्मेशन। नेक फॉर्मेशन होने की वजह से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत तेजी से घट जाता है। करेक्ट है? और एक्चुअल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है?
फोर्स डिवाइडेड बाय ए इनिशियल, सॉरी ए इंस्टेंटेनियस। तो भैया मेरे यहां पे एरिया इतना कम हो गया है जिसकी वजह से स्ट्रेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर मैं ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट करूंगा तो 0.6 पे ट्रू स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होगा। आपको ट्रू स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होगा, आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस डायग्राम में कम दिखाई दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे क्या हुआ, नेक फॉर्मेशन। नेक फॉर्मेशन का मतलब एरिया कम हो गया। अब एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पे मेरे को इस डायग्राम में, इंजीनियरिंग स्ट्रेस डायग्राम में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहां पे मैं चेंज इन क्रॉस सेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा। ओके, वेरी गुड बच्चों। अब मान लो मेरे को कोई कंपोनेंट डिजाइन करना है, तो कंपोनेंट डिजाइन करने के लिए मैं कौन से डायग्राम को रेफर करूंगा? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को या इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को? अगर एक कंपोनेंट डिजाइन करना है तो कौन सा डायग्राम अपन यूज करेंगे? ट्रू स्ट्रेस करना पड़ेगा, नहीं करते हैं लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेस करते हैं। अगर ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को यूज करके डिजाइन करोगे तो आपकी सारी डिजाइन फेल हो जाएगी, नेसेसरली फेल हो जाएगी। हाँ, क्या रिजल्ट अलग अलग आएगा? क्यों फेल हो जाएगा? समझो, देखो, मान लो आप अगर ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे तो ये पॉइंट आपको 5 मिला, ये 0.5 आपको मिला है ना, और 0.5 पे आपको स्ट्रेस की वैल्यू मिली 400 एमपीए। ये 400 एमपीए कहां, कौन से डायग्राम में मिल रही है मेरे को? इंजीनियरिंग में, है ना। अगर मैं ट्रू ड्रॉ करूंगा तो 0.5 मेरे को दिखेगा ही नहीं, मेरे को सीधा जाके फिर अब ये सिग्मा टी मिलेगा। सिग्मा टी सपोज 450 आ गया, ऑब्वियसली बात है ना, 400 से ज्यादा आएगा, सिग्मा टी ऊपर जा रहा है, करेक्ट है। अब अगर आप ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखोगे तो आप क्या सोचोगे कि कब फेल होगा ये बॉडी? 450 एमपीए पे, करेक्ट है। तो सही बात तो है, 450 भी तो फेल हो रहा है। हाँ, फेल 450 पे नहीं हो रहा है, फेल 400 पे हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप 400 का लोड लगा दिए ऑटोमेटिकली नेक फॉर्मेशन हो जाएगा और स्ट्रेस डायरेक्टली 450 तक खुद ही पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो क्यों इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग स्ट्रेस का डायग्राम, समझ में आया? अगर मैं ट्रू देखूंगा तो मेरे को समझ में आएगा फेलियर 450 पे हो रहा है, जो कि सही बात है। लेकिन प्रैक्टिकली तो जैसे ही आप 400 लगाए वैसे ही नेक फॉर्म हो गई, और नेक फॉर्म होने से क्या हुआ, एरिया कम हो गया। तो बिना लोड को इंक्रीज किए 450 तो ऑटोमेटिकली आप रीच कर जाओगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऑब्वियसली अगर मेरे को फेलियर से रोकना है तो लोड जो है वो 400 से कम होना चाहिए। क्लियर हुआ ये? तो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, डिजाइन के लिए हम लोग हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले एक टर्म हम पढ़ लेते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस। व्हाट इज परमिसिबल स्ट्रेस? परमिसिबल स्ट्रेस होता है सिग्मा यील्ड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल मटेरियल, और सिग्मा परमिसिबल होता है सिग्मा अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल। अब आओ जरा समझें इस बात को। इधर समझ लेते हैं।
ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है डक्टाइल मटेरियल के लिए। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। पहला वाला जो है वो डक्टाइल के लिए है और दूसरा वाला जो है वो ब्रिटल के लिए है। किस लोड पे जाके डक्टाइल मटेरियल फेल होगा? अल्टीमेट पे, करेक्ट है। लेकिन जब मैं डक्टाइल मटेरियल को सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं डिजाइन के लिए सिग्मा अल्टीमेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा सिग्मा वाई टी। वाई सिग्मा वाई नॉट सिग्मा यू? हाँ, अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो मैं उसके लिए सिग्मा यू का इस्तेमाल करूंगा। ब्रिटल के लिए मैं सिग्मा यू इस्तेमाल करूंगा, डक्टाइल के लिए मैं सिग्मा वाई इस्तेमाल करूंगा। क्यों ऐसा भेदभाव, क्यों? डायग्राम देख के आप मेरे को समझा सकते हो। उससे क्या होगा? फेलियर का मतलब क्या होता है? फेलियर का मतलब क्या होता है? टूट गया तभी फेल हो गया? टूट गया वही फेल होता है क्या? अगर वो अपनी साइज चेंज कर दे तब भी फेल हो जाएगा ना। तो अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो वो फ्रैक्चर से पहले अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो उसका फेलियर जो हो रहा है वो डिफॉर्मेशन के कारण हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और अगर ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें एप्रिशिएबल चेंज इन डायमेंशन मेरे को मिलता नहीं है, तो मैं ब्रिटल मटेरियल के लिए सिग्मा अल्टीमेट तक जा सकता हूं, लेकिन डक्टाइल मटेरियल के लिए मेरे को सिग्मा वाईटी तक ही रुकना पड़ेगा। इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर homogeneous isotropic material there are four elastic constants. There are four elastic constants but only two are independent. अगर कोई आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस मटेरियल है, अच्छा मान लो चलो एक होमोजीनियस मटेरियल है, आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मटेरियल है, तो उसमें चार इलास्टिक कांस्टेंट होंगे। क्लियर? अगर एक मटेरियल होमोजीनियस है लेकिन आइसोट्रॉपिक नहीं है तो उसके कितने इलास्टिक कांस्टेंट हो सकते हैं मैक्सिमम? अगर होमोजीनियस मटेरियल है लेकिन आइसोट्रॉपिक नहीं है तो कितने मैक्सिमम इलास्टिक कांस्टेंट हो सकते हैं उसके? चलो छोड़ो, रहने दो, बाद में जवाब देना इसका, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं अपन कि अभी हम सीधे इसी की बात करते हैं आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मटेरियल की। आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मटेरियल में चार इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, मैं उनका नाम आपको बता देता हूं। एक होता है यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दूसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, तीसरा होता है बल्क मॉडुलस के, और चौथा होता है पॉइजन्स रेशियो। क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे। इन चारों को हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं इलास्टिक कांस्टेंट के नाम से। अब सवाल यह है कि इनको हम इलास्टिक और कांस्टेंट क्यों कहते हैं? why it is called elastic and why it is called constants?
क्योंकि ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं ओनली वैलिड अप टू द इलास्टिक लिमिट, अप टू द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि अप टू द इलास्टिक लिमिट ही इसकी वैलिडिटी है, राइट? और कांस्टेंट क्यों कहते हैं? पूरी वैल्यू सेम ही आती है, मतलब कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल, इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर क्लास का स्टील है, एक पर्टिकुलर क्लास का स्टील है और उसका यंग्स मॉडुलस 200 गीगा पास्कल है, तो उसका आप डायमीटर बढ़ाओ घटाओ, उस पर लोड लगाओ या कम करो, उस पर्टिकुलर क्लास के स्टील का यंग्स मॉडुलस हमेशा 200 गीगा पास्कल ही रहेगा, वो लोडिंग कंडीशन पे या उसके डायमेंशंस पर नहीं करेगा। फॉर अ गिवन मटेरियल दीज आर ऑलवेज कांस्टेंट। बात समझ में आई? पहली बात, इसको इलास्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिफाइन ही सिर्फ विद इन द इलास्टिक लिमिट होता है, तो इसलिए हम इसको इलास्टिक कहते हैं, और गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए ना। अच्छा, एक बात और लिखी थी यहाँ पे कि 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट बस 2 ही होते हैं। वो इंडिपेंडेंट 2 क्यों होते हैं वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन समझ लेते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, यंग्स मॉडुलस, इसको हम E से डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा is the longitudinal or normal stress, sigma is axial or normal stress, axial or normal stress, and what is epsilon? कौन सा strain? Strain is longitudinal. What is the formula of stress? F upon A. What is the formula of epsilon? L, small l upon capital L. Small l is ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से मेरे को फॉर्मूला क्या मिल गया? E इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए एल। सही है ना? अच्छा, E का वैल्यू, अच्छा हाँ ठीक है। क्या हुआ? एफ स्मॉल एल, नहीं सॉरी कैपिटल, हाँ ठीक है, एफ एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, करेक्ट है। अब यहां से मैं लिख सकता हूं चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए ई, एफ एल अपॉन ए, चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू change in length equals to FL अपॉन AE। अभी पहला चैप्टर जो है स्ट्रेस स्ट्रेन, इसमें इस फॉर्मूले का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। चेंज इन लेंथ इक्वल टू FL अपॉन AE। तो जब मेरा मन करे मैं FL अपॉन AE लगा सकता हूं चेंज इन लेंथ निकालने के लिए? नहीं, क्योंकि ये जो रिलेशन मैंने लिखा है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इट इज ओनली वैलिड विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ये फॉर्मूले का भी वैलिडिटी सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी यार अपने दिमाग में रह जाता है।
कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट है तो भी हम लोग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लगा लेते हैं। देखो ये स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर ही होता है, लेकिन हम इलास्टिक लिमिट के अंदर भी इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसका कारण यह है कि 1 और 2 बेसिकली डिस्टिंक्ट पॉइंट होता ही नहीं है, ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही हमको मिल जाते हैं। तो अगर वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो ये मान लिया जाता है कि वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के भी अंदर होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए, हाँ पॉइंट 1 पॉइंट 2 इलास्टिक लिमिट है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट 0.3 यील्ड पॉइंट है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। 2 से 3 के बाद क्या? 2 के बाद से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। 100% प्लास्टिक कैसे होगा? कोई भी डिफॉर्मेशन जब होगा, देखो यहां तक जो डिफॉर्मेशन होगा वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, 1 के बाद जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो इलास्टिक प्लस प्लास्टिक होगा। 2 तक सिर्फ इलास्टिक होगा, और 2 के बाद इलास्टिक प्लस, क्योंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो यहां तक हो ही चुका है ना, इसके बाद से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होगा, राइट? चलिए, इलास्टिक प्लस प्लास्टिक होगा मतलब कि जब आप लोड हटाओगे तो कुछ रिकवरी होगी, 100% रिकवरी नहीं होगी। और अगर 2 के अंदर लोड है तो लोड हटाने के बाद 100% रिकवरी होगी, राइट? तो बेसिकली हम जो पॉइंट मैं आपको बोलना चाह रहा था कि हम 1 और 2 को एक ही पॉइंट ऑलमोस्ट मानते हैं। अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो इट इज कंसीडर कि वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के भी अंदर है। चलिए, ये पॉइंट पे मेरे को स्ट्रेस दिया हुआ है 200 एमपीए, और ई का वैल्यू है ये पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट एक्स की। ई का वैल्यू है 200 जीपीए। स्ट्रेन कितना होगा? हाँ, नहीं निकाल सकते? बस वेरी गुड, यही मेरे को सुनना था। नहीं तो 99% लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस equals to E into epsilon. That is not valid at point X. That is only valid up to point 2. करेक्ट है? तो यहां पे मैं इस रिलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वेरी गुड। चलो, नाउ वी हैव सेकेंड इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम डिफाइन करते हैं G से। G इज इक्वल्स टू shear stress upon shear strain. Shear stress upon shear strain. What is shear strain? अगर मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं तो इसमें कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा? क्यों शेयर होगा? दोनों फोर्स जो है उनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है। हाँ, सेम नहीं है। अगर सेम होता तो फिर वहां पे कौन सी स्ट्रेस आती? सेम होता तो नॉर्मल स्ट्रेस आती। अब यहां पे कोई भी फोर्स आएगा या मूवमेंट आएगा, वो अल्टीमेटली करेगा क्या? डिफॉर्म करेगा बॉडी को। तो यहां पे बॉडी कैसे डिफॉर्म होगी? इस प्रकार से डिफॉर्म होगी। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है, इस एंगल को हम कहते हैं shear strain, राइट? दिस एंगल इज नोन एज shear strain. So modulus of rigidity defined as shear stress divided by
It is defined as shear stress divided by shear strain. Shear stress divided by shear strain. Now we have third, bulk modulus. K, bulk modulus को हम K से डिफाइन करते हैं, and that is given as hydrostatic force, hydrostatic pressure, hydrostatic pressure divided by volumetric strain. Hydrostatic pressure divided by volumetric strain. अच्छा बच्चों, कई जगह पे आपको ये फॉर्मूला, जब मॉस की किताब आप देखोगे तो के का फॉर्मूला लिखा होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी. राइट, लेकिन ये सिग्मा जो है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन. इस बात को समझिएगा, यहां पे मैंने अप्लाई किया सिग्मा स्ट्रेस. करेक्ट है. इस सिग्मा के कारण लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आया वो मेरे को मालूम चल गया, मान लो, तो मैं ई निकाल सकता हूं, निकल सकता है. इस सिग्मा के कारण वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा वो मेरे को मालूम चल गया, तो मैं के निकाल सकता हूं? नहीं, नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि बेसिकली ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. तो के निकालने के लिए ये सिग्मा जो है वो सारे डायरेक्शन में लगना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो आप जो लिखते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी, तो ये सिग्मा अगर आपने सिर्फ एक एक्सिस पे लगाया है तो आपको के की वैल्यू नहीं मिलेगी. सही फॉर्मूला है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम. तो यहां पे जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी, तो ध्यान रहे कि ये सिग्मा जो है, सिग्मा मस्ट बी अप्लाइड in all three directions. क्या 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 तीनों साइड में अगर आप सिग्मा फोर्स लगा रहे हो ना? हाँ 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 हाँ, वही तो हो रहा है ना. हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि सभी डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रही है. पॉइंट ऑफ, तुम क्या कह रहे हो कि तीनों डायरेक्शन में तुम सिग्मा लगा रहे हो ना, तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे जब हम जाएंगे मोहर सर्कल, है ना, तो वहां पे अपन देखेंगे कि दोनों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की कंडीशन हो या तीनों एक्सिस पे सेम स्ट्रेस लगा दें, हमको सेम कंडीशन मिलती है. तो आप तीनों साइड में अगर सिग्मा लगा देते हो, तीनों एक्सिस पे एक्स वाई और जेड पे, राइट, तो वो आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की ही कंडीशन दे देता है. तो अगर आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी यूज कर रहे हो तो ध्यान रहे कि ये सिग्मा एक एक्सिस पे नहीं, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे एप्लीकेबल होना चाहिए. नाउ third we have, fourth we have Poisson's ratio. Poisson's ratio, mu. Mu is defined as lateral strain divided by longitudinal strain. Correct? What is lateral strain divided by longitudinal strain? मान लो एक ये बार है, ठीक है, इस पे मैंने टेंसाइल लोड लगाया,
राइट। तो इसमें सिग्मा के अलोंग स्ट्रेन आएगा, सिग्मा के डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। करेक्ट है। क्या सिग्मा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी स्ट्रेन आएगा क्या? अगर ये लेंथ खींचेगी तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए डायमीटर जो है वो रिड्यूस होगा, तो ये चेंज इन डायमीटर जो मेरे को मिला, चेंज इन डायमीटर जो मेरे को मिलेगा वो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर विल गिव यू द लैटरल स्ट्रेन। इज दैट क्लियर? चलिए जी, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। फर्स्ट, E is equals to 2G into 1 plus mu, and second, E is equals to 3K into 1 minus 2 mu. These relations are very, 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 very important. आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल के लिए कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं? 4। लेकिन उसमें मैंने ये भी लिखवाया था कि सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट होते हैं। अब उसका मतलब अपन समझते हैं। मान लो कि मैंने आपको E का वैल्यू दे दिया, तो म्यू का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? निकाल लोगे म्यू का वैल्यू? कुछ नहीं होगा भैया, कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहां पे आपको म्यू का वैल्यू दे देता हूं। करेक्ट है। अब जी का वैल्यू क्या होगा? ई और म्यू आपने दे दिया, तो जी का वैल्यू अब इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? अब जी का वैल्यू क्या होगा? जी का वैल्यू अब हो जाएगा फिक्स्ड। कितना? 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.3 इंटू 2। करेक्ट है। जब मैंने आपको ई का वैल्यू दिया था तो म्यू का वैल्यू कितना होगा? कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली देयर आर 2 इंडिपेंडेंट। जब आपने किन्हीं 2 को फिक्स कर दिया तो अदर 2 अब इंडिपेंडेंट वैल्यू एक्वायर कर सकते हैं क्या? नहीं, इनके बीच में मेरे पास 2 रिलेशन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आपने 2 को फिक्स कर लिया, अगर आपने 2 को फिक्स कर लिया तो रिमेनिंग 2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। हाँ, किन्हीं भी 2 को, वो भाई 2 इंडिपेंडेंट, आप एक इलास्टिक कांस्टेंट मेरे को बता दो के, अब बाकी 3 मैं बता दूंगा क्या? वो अपनी इंडिपेंडेंट कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन के साथ अगर मैंने जी भी बता दिया तो अब क्या होगा? ई और म्यू अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं रख पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ए को ई और म्यू को इंडिपेंडेंट बोलो और जी और के को डिपेंडेंट बोलो। कोई भी दो अगर फिक्स हो गए तो बाकी 2 जो है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। नॉर्मली हम ई और म्यू को इंडिपेंडेंट बोलते हैं और जी और के को डिपेंडेंट बोलते हैं। उसका कारण यह है कि उसका कारण क्या है? ई और म्यू को हम इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं वो मैं समझा देता हूं अभी आपको। ये डायग्राम मेरे को कौन सी मशीन पे मिलेगा? कब मिलेगा? जब मैं टेंसाइल टेस्ट करूंगा। करेक्ट है। अब मेरे पास एक स्पेसिमन है और एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। किसी भी मटेरियल का इलास्टिक कांस्टेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है।
तो एक पर्टिकुलर मटेरियल का स्पेसिमेन मैंने आपको दे दिया, यूटीएम आपके पास में है, और मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप इसके चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स की वैल्यू मेरे को बता दो। क्या आप बता सकते हो? यूटीएम क्या करेगा आपको? यूटीएम आपको ये वाला डायग्राम दे देगा। अब ये डायग्राम आपके पास में आ गया, यूटीएम की हेल्प से ये डायग्राम आपने मिल गया। अब आपको क्या करना है, चारों इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। बता सकते हो? कैसे निकलेगा बेटा? देखो, इलास्टिक कांस्टेंट निकालना है तो कोई भी पॉइंट ले लो विद इन द इलास्टिक लिमिट। कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया ओ। कहां लिया? विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब यहां से मेरे को स्ट्रेन मालूम चल गया, यहां से मेरे को स्ट्रेस मालूम चल गया। इज दैट क्लियर? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ई आ गया, एक मिल गया। आगे यहां से मेरे को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गया। चेंज इन डायमीटर को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर क्या मिल जाएगा? लैटरल मिल गया, लॉन्गिट्यूडनल मिल गया। लैटरल डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल will give you the mu. How do you find g and k? हाँ, अब E और म्यू आप निकाल चुके हो तो G और K मिल जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग E और म्यू को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि E और म्यू को हम यूटीएम से आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर E और म्यू निकालने के बाद हम G और K को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? समझ आई ये बात? चलिए, राइट डाउन। In an axial tensile test, on 15 mm diameter bar of gauge length 200 mm, the load at proportionality limit is 25 kilonewton. Corresponding change in length and diameter are 0.25 mm, and 0.00625 mm respectively. Determine first all elastic constants. Second, percentage change in volume. Let's try to solve the problem.
वॉल्यूमेट्रिक चेंज निकालो 0.375 इतना ज्यादा नहीं आता। चलिए मैं आंसर बताता हूँ आपको। मॉडुलस ऑफ ई कितना है? 113 मेगा पास्कल, करेक्ट है। ई कितना आया? 113 किलो पास्कल आ रहा है। 113 गीगा पास्कल होना चाहिए बेटा। नहीं, हाँ 11, नहीं 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 नहीं, ये आ रहा है, हाँ 113.1776, हाँ 113.176 जीपीए, राइट। चलिए तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है यार? यूनिट तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आप निकालो पहले, सिग्मा निकालो। सिग्मा कितना आ रहा है? एफ अपॉन, हाँ ये यूनिट तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है? क्या दिक्कत है यूनिट में, बताओ। ठीक है, मिलीमीटर को कन्वर्ट नहीं किया, मेगा पास्कल में और मिलीमीटर में काम करोगे, सही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 MPa इज इक्वल्स टू 1 N MM² होता है। तो अगर तुम उसको एमपीए में कन्वर्ट कर दिए हो तो फिर वो न्यूटन MM² में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। चलो म्यू कितना आया? 0. न्यू आया है 0.33 आ रहा है, म्यू आया 0.33, राइट। चलिए नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। निकाला? ये तो सिंपल सा सवाल है यार। अरे यार आपको पहले आपको क्या डायमेंशन दिया हुआ है? पहले आपका लेंथ था L1 इक्वल्स टू 15 mm, सॉरी L1 था 200 mm, यस नो। L2 कितना हो जाएगा? $200.25 mm, करेक्ट है। D1 कितना दिया है? 15 mm, तो D2 क्या हो जाएगा? गलत है, 15 माइनस 0.00625, जो भी है, ठीक है ना भैया। तो V1 क्या मिला मेरे को? π/4 D1² इंटू L1। V2 क्या मिला? π/4 D2² इंटू L2। V2 माइनस V1 मेरे को मिल जाएगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय V1 इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलिए अब इसको अपन देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को निकालने का फॉर्मूला क्या है। यहां से निकल जाएगा। चलिए ये तरीका लंबा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा? XYZ, करेक्ट है। तो मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिख सकता हूं क्या? एप्सिलॉन एक्स इंटू एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन एक्स इंटू एप्सिलॉन वाई इंटू एप्सिलॉन जेड लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं, गलत है। देखते हैं सही फॉर्मूला क्या आएगा। V इक्वल्स टू मिला XYZ, करेक्ट है। तो DV क्या मिलेगा? YZ इंटू DX प्लस XZ इंटू DY प्लस
एक्स वाई इंटू डी जेड। करेक्ट है। मेरे को क्या चाहिए? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि डीवी बाई वी। करेक्ट है। तो डीवी बाई वी क्या हो जाएगा? वाई जेड डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। राइट। तो हमको क्या मिला? डेल वी बाई वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड। करेक्ट है। तो डेल वी बाई वी यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल एक्स बाई एक्स इज व्हाट? strain in the x direction plus strain in the y direction plus strain in the z direction. Is that clear? अभी जो सवाल था उसमें आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना था, तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस गलत है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस डायमेट्रिक स्ट्रेन। टू टाइम होगा। क्लियर है? गेस नो? क्यों दो टाइम होगा? क्योंकि डायमीटर का चेंज वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है और जेड डायरेक्शन में भी होगा, तो क्या होगा? एप्सिलॉन एल प्लस टू टाइम्स डायमेट्रिक स्ट्रेन। बात समझ में आ रही है? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि डायमीटर वाई डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है और जेड डायरेक्शन में भी होगा, तो 2 टाइम्स एप्सिलॉन डी। तो क्या आ गया आपका चेंज? पॉइंट कितना था? चेंज इन लेंथ कितना हुआ था? पॉइंट अरे क्या था? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना दिया है? 0.25 दिया है ना? 0.25 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 2 टाइम्स। माइनस क्यों किया? मल्टीप्लाइड बाय डायमेट्रिक स्ट्रेन कितना आया? 0.00625 0.00625 डिवाइडेड बाय 15। उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाल लो। इट इज कमिंग आउट टू बी 0.041%। आ रहा है? आ रहा है ये आंसर? चलिए, तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? चलिए ठीक है। वो किसी क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया होगा, उस हिसाब से वैसा कोई रिलेशन आ गया होगा, है ना? कोई भी अंड बंड की चीज मेरे को गेट के एग्जाम के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। जो है फॉर्मूले, जितने लिमिटेड फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले से सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। हो सकता है कि कुछ किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो रिलेशन मिल जाती होगी हमको, है ना? लेकिन उसको हम यूनिवर्सल लॉ नहीं मान सकते। वो एक कोई इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है। एक इंपेरिकल रिलेशन जानते हो क्या होता है? बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमको कुछ कंडीशन समझ में आती है, उसको इंपेरिकल बोलते हैं। गेट इंपेरिकल पे नहीं चलता, गेट एक्चुअल फॉर्मूले पे चलता है, जिसमें एजम्पशंस की संख्या कम से कम हो। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, तो वो सब जो चीजें हैं उसको घर में रखा करो। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान में रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन गेट का बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। राइट? चलो ठीक है, फिर कल की क्लास में डिस्कस करते हैं।